प्रकृति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीटेट के एग्जाम्स को जो डेट है उससे ज़्यादा टाइम नहीं रह गया स्टार्ट होने में। दिसंबर लास्ट में जो है पेपर स्टार्ट्स हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए CDP MCQ की हम प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, जिसमें आपका जो है 8वीं सीरीज जो है मैं क्लास लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को याद करवाने पे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में मैं जो है ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पल्सिस डेट। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा EWS, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आरक्षण दिया जाए, केवल इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ओपन किए गए। सेकंड, क्या स्टूडेंट जो डिसेबल्ड हैं यानी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हैं उनको केवल स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाया जाए। थर्ड, इंग्लिश ही सिर्फ जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाए। फोर्थ, सभी बच्चों को उनकी जो एबिलिटीज है, उनकी जो योग्यता है उससे हटकर एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इस चीज का याद रखिए। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात होती है तो जहाँ केवल की बात आ जाती है कि केवल इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, तो वो आंसर गलत है, क्योंकि आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन हो या नॉर्मल एजुकेशन हो तो वहाँ पर जो है अभी जो नई NPE आई है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो है 3 लैंग्वेज जो है कंसीडर की गई हैं। तो थर्ड जो ऑप्शन वो हमारा गलत है। उसके बाद हमारे जो बात की गई है सबसे पहले ऑप्शन में कि EWS वालों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में आरक्षण देना, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कहीं भी किसी को भी आरक्षण देना नहीं है, ना ही डिसेबल्ड बच्चों को, ना ही EWS वालों को, ना किसी अदर कैटेगरी को। यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन का कहीं से दूर दूर तक आरक्षण से कहीं लिंक नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होता है। उसके बाद आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड से, तो हम कितनी बार पढ़ते हैं कि जहाँ नॉर्मल और स्पेशल बच्चे साथ में पढ़े जाते हैं तो उनको जो है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। हालांकि वो भी चीज़ गलत है, लेकिन कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि स्पेशल स्कूल सिर्फ जो है बच्चे स्पेशल स्कूल में ही पढ़ेंगे सिर्फ, तो वो भी गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं ना कहीं जो है डिसेबल्ड बच्चों के लिए दिमाग में सोच के ही उसको बनाया गया है। लेकिन मैंने बोला कुछ हद तक जो वो चीज़ ठीक है कि स्पेशल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे साथ में पढ़ते हैं, उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है कुछ हद तक। लेकिन सही डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की ये है कि सभी बच्चों को इक्वल राइट मिले एजुकेशन का। अब यहाँ इक्वल राइट की जब बात की जाती है तो उसमें डिसेबल्ड बच्चे भी आते हैं, वीकर सेक्शन वाले बच्चे भी आते हैं, आपके SC ST या जो OBC वाले बच्चे हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा आपका थर्ड जो हमारा जेंडर है वो भी आते हैं। सभी तरीके के लोग आते हैं, सभी तरीके की बात की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सही आंसर हमारा क्या है? 4। याद रखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करता है। एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन जिसकी क्वालिटी हो, उसका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एम ही है सभी बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है, या कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन उसी को कहा जाता है। रखिए जिसमें एक आपकी स्टेटमेंट है और उसका जो है रीजन बता रखा है आर। तो सबसे पहला हमारा है while teaching a teacher should use a variety of way to represent the context of teaching।
एक टीचर जब टीचिंग करा रहा होता है उस दौरान किसी टॉपिक को कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज करता है। रीजन जो है, टीचर नीड टू अडॉप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स। जब क्लास में डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए एक टीचर को अपनी पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट करना चाहिए उसको। नीचे ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर है वो ए की सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ठीक है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर है बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये आंसर है हमारा ए, यानी 1 जो है हमारा जो ए है वो सही है। एक टीचर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है चीज़ों को समझाना चाहिए। कोई भी टॉपिक है एक ही तरीके से नहीं करना चाहिए, उसे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब वो जो डिफरेंट तरीका है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि कुछ बच्चे क्लास में स्लो लर्नर होंगे, कुछ क्लास में जल्दी समझ सकते हैं, कुछ क्लास में किसी बच्चे को एक लेक्चर मेथड की तरह समझ में आता है, किसी को जो है रिप्रेजेंट करते हुए विजुअल मेथड जो है समझ में आता है। तो उसको सभी को लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए सही तरीके का जो है उसे दिमाग में रखते हुए जो है चूज करना चाहिए। हमारा ए जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और जो आर उसका सही एक्सप्लेनेशन है। फेसिस रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग। एक बच्चा है जिसको रेगुलर में राइटिंग करने में, उसे लिखने में दिक्कत है। शी आल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड। साथ ही उसको जो है फॉर्मेशन लिखने में, अल्फाबेट की स्पेसिंग करने में दिक्कत होती है। These characteristics hint toward which of the following learning disability? ये किसका करेक्टरिस्टिक है लर्निंग डिसेबिलिटी का? ऑप्शन में है 1 आपका डिसलेक्सिया, सेकंड आपका डिस्ग्राफिया, थर्ड डिसकैलकुलिया और फोर्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेकंड डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया हमारा जो है, लेक्सिया मतलब रीडिंग होता है, यानी रीडिंग में कमी होती है। यहाँ ये देखिए राइटिंग की बात कर रहे हैं। और सेकंड हमारा है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया लिखने को कहते हैं और डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में कमी। थर्ड है डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन के अंदर कमी। और फोर्थ है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चे में अटेंशन और हाइपर वो एक्टिव होता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, किसी काम को वो पूरा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। लिखने की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो वो हमारा डिस्ग्राफिया के अंदर ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। To cater to individual difference among the student, a teacher should। एक टीचर को क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट। क्लास के अंदर स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शनल मेथड का और यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट का यूज करना चाहिए। सेकेंड, यूज ऑफ वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच एंड मीन ऑफ असेसमेंट। यहाँ पर जो है एक टीचर को पेडागोजिकल अप्रोच की जो डिफरेंट वेराइटीज होती हैं उनका यूज करना चाहिए, साथ ही असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड, यूज यूनिफॉर्म पेडागोजिकल टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। जो हमारी रटने की वो होती है याददाश्त, मेमोराइजेशन को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी पेडागोजी और समेटिव असेसमेंट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल। यहाँ पर जो है पेपर पेंसिल टेस्ट को इंक्रीज कर देना चाहिए और उसे याद करने पर बल देना चाहिए। तो आपके ऑप्शन ये 4 हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच एंड मीन ऑफ असेसमेंट। यहाँ पर जो है बच्चों के अगर टीचर पेडागोजिकल अप्रोच का यूज़ करते हुए बच्चे का असेसमेंट करेगी तो वहाँ टीचर को उसकी एबिलिटीज़ के बारे में पता लगेगा, उसके हर जो उसका एरिया है उसके बारे में पता लगेगा कि कहाँ उसका इंडिविजुअल डिफरेंस है, कहाँ वो जो है स्ट्रेंथ है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग को आगे प्लान कर सकती है। यहाँ पर जो है थर्ड और फोर्थ तो मैंने इसलिए टच ही नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ मेमोराइजेशन की कि बच्चे को बार बार याद कराने की, तो वो आंसर मैंने बार बार बोल रही हूँ वो गलत होता है। उसके बाद पेंसिल टेस्ट के लिए, पेपर टेस्ट के लिए जब बात होती है, रिकॉल की बात होती है, वो भी गलत होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 और 2। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पेडागोजिकल अप्रोच, साइकोलॉजी की बात हो रही है। साइकोलॉजी में हमेशा पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं, पेडागोजी की बात होती है तो हमेशा जो है साइकोलॉजी ये कहती है चिल्ड्रंस की चीज़ों को, चिल्ड्रंस की बातों को हमें समझना सुनना चाहिए। तो हम लोग हर चीज़ उनकी पेडागोजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर सीधा सा है, पेडागोजिकल अप्रोच का हम यूज़ करते हुए उनका इंडिविजुअल डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे, ना कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस का इतने अच्छे से नहीं पता लगता जितना हम बच्चे का जब पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करेंगे उससे उसकी जो एबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ज़रूरत है, वो निकल के सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कौन सा इनमें से एक इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेकंड इम्पल्सिवनेस, थर्ड आपका कंसंट्रेशन इन थॉट्स, फोर्थ है कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्लिक होती है किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट आसपास की चीज़ों के बारे में सोचना, नए नए आइडियाज़ जो है सोचना। अगर आपको प्रॉब्लम एक दी जाती है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है अपनाना, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इम्पल्सिवनेस को करना, इम्पल्सिवनेस क्या होता है? इम्पल्सिवनेस किसी के बारे में बिना सोचे जो है काम करना जो है इम्पल्सिवनेस कहलाता है। थर्ड जो है आपका सेंट्रेशन इन थॉट, इसके अंदर जो है कह सकते हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट आप मान के चलिए, उस पॉइंट के आधारित जो है आप सोच रहे हैं, केंद्र बिंदु उसी के आसपास सोच रहे हैं, उसके अलावा कोई उसके आसपास क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, वो क्यों हो सकती हैं, इसके अदर चीज़ें जो हैं वो नहीं सोची जाती हैं। उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग का अपोजिट है। वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको बात की जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके सामने आते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? वो बिल्कुल उसके अपोजिट, अगर आपने एक प्रॉब्लम दी उसका करेक्ट आंसर पे ही फोकस होता है, इसके अलावा अदर आइडियाज, अदर वे के बारे में नहीं सोचते हैं वो लोग, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिनकी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है जो क्रिएटिव का करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। किसके माध्यम से जो है यंग चिल्ड्रन की जो नॉलेज और मीनिंग मेकिंग नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है, बनती है? फर्स्ट एक्टिव एक्सप्लोरेशन, सेकंड प्ले, थर्ड एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटिंग, फोर्थ इंटरेक्शन विद पीयर एंड एडल्ट। यहाँ आपके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट है आपका फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ठीक है, थर्ड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। चारों ठीक है, चारों के से जो है यंग चिल्ड्रन के नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट भी होती है और मीनिंग भी होती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन जो है वो ठीक है। यंग चिल्ड्रन के कंस्ट्रक्ट नॉलेज और मेक मनी के लिए चारों माध्यम जो है वो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर आर टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट टू डिवाइड 10 डिजिट्स ऑफ phone number into 3 or 4 smaller unit and then remember. The strategy suggested by the teacher here is called. यहाँ पर टीचर ने बच्चों को 10 नंबर का डिजिट जो है याद करने के लिए दिया है और सजेस्ट किया है कि उस डिजिट को याद करने के लिए आप इसे 3 से 4 स्मॉलर ग्रुप में बांट सकते हैं डिजिट्स को। तो जो सजेस्ट की गई है टेक्निक उसको या स्ट्रेटेजीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका चंकिंग, सेकेंड इनकोडिंग, थर्ड है आपका एसिमिलेशन, फोर है आपका अडेप्टेशन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इनकोडिंग जो है, जो भी आप सामने पिक्चर देख रहे हैं या कोई वर्ड देख रहे हैं उसकी सेम ब्रेन के अंदर इमेज बनाना जो है इनकोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सेम इमेज नहीं बन रही है तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड हमारा एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन क्या होता है? जब आपके पास कोई नॉलेज है उसी के आगे जब आप न्यू नॉलेज एग्जिस्ट जो नॉलेज करती है उसी के आगे जो न्यू नॉलेज आप ले रहे हैं उसको कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये भी हमारा नहीं है कि उस बच्चे के पास जो 10 नंबर हैं उससे एग्जिस्ट कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में नहीं बात कर रखी है। नेक्स्ट आते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन है यहाँ पर कि अगर बच्चे को 10 नंबर का डिजिट नहीं याद हो रहा है, 10 की जगह में उसको 4 नंबर का देती डिजिट लर्न करने के लिए, तो दैट इज अडेप्टेशन। तो यहाँ पर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हमारा फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन वो होता क्या है? चंकिंग होता है कि एक चीज को छोटे ग्रुपों में डिवाइड करके उसे लर्न करना। तो यहाँ पर जो है वही बात हो रही है कि 10 डिजिट नंबर है उसे छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया, 3 से 4 स्मॉलर यूनिट में बांटने के लिए टीचर ने स्टूडेंट को बोला है। तो इसलिए सही आंसर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल? स्कूल के अंदर किस तरीके की लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? First, acquiring different skill and knowledge through interaction with surrounding. Second, rate memorizing the content. Third, passive imitation of other. Fourth है आपका conditioning of behavior through stimulus response association. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पर जब हम बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया, बार बार इस चीज़ को लिए बोल रही हूँ, मेमोराइजेशन जब याद करने की बात आती है वो आंसर गलत है। पैसिव इमिटेशन बार बार करने की बात आ रही है वो भी गलत है कि स्कूल में रटने पर या किसी चीज़ को बार बार दोहराने के लिए नहीं जो है फोकस किया जाता है, लर्निंग के लिए स्पेसिफिक। फोर्थ अब बचता है फोर्थ और फर्स्ट। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिहेवियर कंडीशनिंग की, तो यहाँ पर हम बिहेवियर कंडीशनिंग, हम बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है नहीं कर रहे हैं, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। लर्निंग के लिए ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट स्किल बच्चे को सिखाना, बच्चे की नॉलेज जो है उसको इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना, साथ ही उसको के इन्हेंस करने के लिए जो आसपास उसके इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना। तो सही आंसर है हमारा 1 बजाय कि 4 के। Next question है, which of the following sect exemplify a social constructivist approach to facilitate reading among students? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है वो आपको बताने हैं। रीडिंग के लिए जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज़ करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। फर्स्ट ऑप्शन है, सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स learn new words and reward them with candy for correct responses. सलमा जो है फ्लैश कार्ड का यूज़ करती है बच्चों को नए वर्ड सिखाने के लिए। उस नए वर्ड को जो सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का यूज़ करती है और जब भी बच्चा करेक्ट जो है रिस्पॉन्स देता है तो उसे वो कैंडी के रूप में जो है रिवॉर्ड देती है। Variety of book to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. थर्ड है
Arudhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. Fourth, Rekha has her students write each word they miss on a spelling test 5 times to help them. यहाँ आप them के आगे remember the word. यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको आपको बताना है कौन सा सही है, और उसके नीचे जो है आपके ऑप्शन दे रखे हैं. आपका फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड ठीक है, थर्ड आपका सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ आपका फर्स्ट या सेकंड ठीक है. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. करेक्ट आंसर है जो रीडिंग के लिए सोशल और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज है वो है हमारा सेकंड और थर्ड. यहाँ पर जो है हमारी बात कर रखी है दोनों बुक की बात बोली जाती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की बोली जाती है, और उसके बाद उसको जो है डिस्कशन की बात की जाती है. तो आपका ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज हो रहा है. उसके बाद हमारा थर्ड में भी हमने देखा है यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस की बात की गई है, चीज़ों को वर्ड्स को जो नए वर्ड सीखे उसको यूज़ करने की बात हो रही है. तो इसलिए हमारा जब भी मैंने बात बोली है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यहाँ पे आ जाता है. वहाँ जो अप्रोच कहती है कंस्ट्रक्टिविस्ट के जो भी आप सीख रहे हैं उसे यूज़ करें, यूज़ करने पे फोकस करती है, मीनिंगफुल लर्निंग पर फोकस करती है, डिस्कशन पे फोकस करती है, बच्चे के एक्टिव पे फोकस करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करती है. तो ये दो जो नई निकल के आ रही हैं सेकंड और थर्ड के अंदर ही निकल के आ रहा है. 5 टाइम्स अगर लिखने की क्लास में हमने देखा है कि जो उसमें मिस कर रही है स्पेलिंग उसे 5 टाइम लिखने के लिए कहा जा रहा है. तो वहाँ पर जो है रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है. हमारे फर्स्ट में भी हम बात कर रहे हैं तो न्यू वर्ड की बात कर रहे हैं कि जो सलमा है जब वो फ्लैश कार्ड का से हेल्प लेकर जब न्यू वर्ड सीख रही है तो उसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है. तो यहाँ पर जो है यूज की बात नहीं हो रही, डिस्कशन की बात नहीं हो रही है. यार ये इन्फोर्समेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल जो है आप कह सकते हैं. लेकिन आप सेकंड और थर्ड जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है. तो यानी करेक्ट आंसर हमारा है थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट. एक टीचर जो है वो किस तरीके से बच्चों के अंदर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को फैसिलिटेट या बढ़ा सकती है, बना सकती है. फर्स्ट आपका जनरेटिंग फियर एमंगस्ट योर स्टूडेंट, सेकंड encouraging a fixed way of problem solving, third encouraging use of analysis, fourth emphasizing on use of passive memorization strategies. बच्चों के अंदर है वो सही नहीं है, रटना उनके लिए सही नहीं है. एक तरीका अगर मैं उसको बता दूं कि इस तरीके से जो है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो भी सही नहीं है. उसे एनालिसिस खुद से करने दे, कहाँ से क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं उसे वो करने दे, वो तरीके ढूंढने दे, तभी जो है बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. यानी सही आंसर है एनालिसिस, इनकरेज यूज ऑफ एनालिसिस. सही आंसर है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग. जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा जो है सही आंसर है या ऑप्शन है जो मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प करता है. फर्स्ट प्रमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, सेकंड encouraging multiple way of working at a problem, third encouraging rote learning, fourth copying answering writing by the teacher on the blackboard. बहुत इजी जो है आंसर है. अभी हमने पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड जो है सेम वही है, तो कॉन्सेप्ट वही है. तो उम्मीद है आपको जवाब भी जल्दी जो है आपको आ जाना चाहिए. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
वर्किंग एट अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले भी बताया, बच्चों को जब हम प्रॉब्लम में है और उसे डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल वे के लिए इंकरेज करेंगे तो बच्चे की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ उसको मीनिंगफुल लर्निंग होगी, उसको पता लगेगा कि क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, किस क्वेश्चन जो है उसको खुद से मिलेंगे। यहाँ पे चीज़ों को बार बार लिखने से, कॉपिंग करने से या रोटेट करने से चीज़ें जो है याद नहीं होती हैं, या याद सॉरी नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग जो है नहीं होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे इंट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एंड द टास्क। जब एक बच्चा जो है अपने गोल को सक्सेस के लिए अपने आंतरिक कारणों को ठहराता है, आरोपित ठहराता है कि मेरे इंटरनल फैक्टर हैं, या मैंने ऐसे किया, मैंने मेरे साथ ये हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये जो है मैंने ये टास्क कंप्लीट किया, तो वो जो इमोशन क्या कहलाते हैं? शेम, सेकंड एंगर, थर्ड प्राइड, फोर्थ एंजाइटी। यहाँ आपका जो है सही आंसर सोचने का टाइम स्टार्ट होता है अब। सही टास्क कर लेती हूँ, पूरा कर लेती हूँ, और मैं टास्क को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को दोषी ठहराती हूँ कि मैंने ये टास्क जो है इसलिए कर लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा था, मेरा फर्स्ट आने का मन कर रहा था, मेरा ये करने का मन कर रहा था। तो वहाँ मेरे को शेम नहीं हो रहा है, ना मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, ना मुझे किसी चीज़ का डर हो रहा है, यहाँ पे मुझे गर्व हो रहा है, अपने आप पे गर्व हो रहा है, मैंने ये काम किया, मेरा इतना करने का मन किया तो मैंने इस चीज़ को कर लिया। तो सही आंसर है थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज बिकॉज। जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन पे मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्यों? इट्स मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, सेकेंड इट गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, थर्ड इट सेव लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, फोर इट यार टू है अब। टाइम जो है सोचा होगा, और सबसे पहले मैं वही आंसर बता देती हूँ। सबसे जो करेक्ट आंसर है वो 1 है, क्योंकि जब हम मल्टी सेंसरी का अप्रोच करते हैं, सबसे पहले मल्टी सेंसरी अप्रोच होती क्या है ये बता दूँ। जब हम एक किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए बहुत सारी सेंसेस का यूज़ करते हैं, जब हम टीचर जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करती है तो वो ऐसे टीएलएम का जो है आपको दिखाती है जिसमें आप अपनी आइज़ का भी यूज़ कर रहे हैं, सुनकर लेक्चर मेथड का भी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ वो मॉडल दिखाती है जिसे आप छू के यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी टीचिंग को मल्टी सेंसरी कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ किया जाता है, उनको कहते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। ये की क्यों जाती है? क्योंकि लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। सीधा सा आंसर इसलिए जो है 1 बनता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं की बात नहीं हो रही है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। तो अब आपको सही आंसर चूज करने में और भी ज़्यादा इजी होगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो क्वेश्चन है वो पूछा किसके बारे में हुआ है, एग्जैक्ट आंसर ना निकालने की बजाय वो आप जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ें, समझें, देन खुद से आंसर दें कि उसका क्या आंसर हो सकता है। इस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है, चाहे अंदर के जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाए, आप सही आंसर देने के लिए सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, children often form alternative conception and misconception about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context? बच्चे जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको लेकर जो है कंसेप्शन भी बनाते हैं, अवधारणाएं बना लेते हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं।
तो उसको दिमाग में रखते हुए नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन फॉर्मेट बाय स्टूडेंट शुड हाईली डिस्करेज बाय द टीचर। अगर बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट बना लेता है, उसके लिए जो है कुछ धारणाएं बना लेता है जो सही है गलत है, तो टीचर को स्टूडेंट को डिस्करेज करना चाहिए इस चीज को लेकर। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन इज वेरी नेचुरल एमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। ये जो है किसी भी टॉपिक को लेकर कंसेप्शंस जो बनते हैं सही और गलत, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स में भी होता है। थर्ड, our teacher should definitely attend to these alternative conceptions and misconceptions as they are significant in a process of teaching learning। किसी भी टॉपिक के लिए अगर बच्चे का कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन बनता है किसी चीज को लेकर, ये एक तरीके का टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है। फोर्थ, अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन आर नॉट allowed. These represent children's interpretive ideas about world around them। यहाँ पर जो है जो बच्चे के कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन बनते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा वो रहेंगे, वो उसकी बेसलाइन ही रहते हैं। ये उसकी जो दुनियादारी की जो समझ है वो उसको दिखाता है कि वो कितना किसी चीज को वर्ड को समझता है। तो यहाँ पे अब आपका टाइम स्टार्ट होता है क्वेश्चन के आंसर को जानने और फटाफट डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है कि जब डिस्करेज आ रहा है तो वही आंसर मेरा गलत होगा, तो यहाँ पे मुझे गलत ही बताना है, मुझे सही नहीं बताना। तो यहाँ पे जो है आंसर जो क्वेश्चन के साथ जाता है वो है 1। Dash way of learning explain that tangible, intensive and reward motive student for learning। नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बैठता है आपको वो बताना है कि डैश जो है वो लर्निंग के लिए बच्चे को इंटेंसिव या रिवॉर्ड देते हैं, तो उसके जिसके अंदर कि बच्चा मोटिवेट हो। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये कहता है कि रिवॉर्ड बच्चे को देने पर तो बच्चे को मोटिवेट किया जाता है लर्निंग के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही आंसर है यहाँ पर बात करता है कॉग्निशन, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इनकी बात करता है, तो ये नहीं कहता रिवॉर्ड देने के लिए। ह्यूमनिस्टिक जो है वो भी ये नहीं कहता है कि जो है रिवॉर्ड देने से मोटिवेशन होगा। वहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात होती है कि इंसान जो है किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सोशल कल्चर जो बात करता है दूसरों से लर्न करने की बात करता है, दूसरों से सीखने की बात करता है। यहाँ पे जो बिहेवियर है वो ये बात करता है कि अगर रिवॉर्ड देते हैं तो बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, अगर हम रिवॉर्ड देते हैं तो बच्चा मोटिवेट होता है लर्निंग करने के लिए। यहाँ क्लास ओवर होती है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर रहूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।